अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, मुरीदकिया के अंदर होने वाले ऑपरेशन के बाद इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर एहतजाज जारी है। यह ऑपरेशन क्यों किया गया, कैसे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग अपनी जान की बाजी हार गए। जो टीएलपी के अमीर हैं हाफिज साद साहब और उनके छोटे भाई, वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, किस हालत में है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंतहाई दुख और अफसोस के साथ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरा जोर लगाया गया, वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि सुहेल अफरीदी वजीर आला के तौर पर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, उनको वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर सुहेल अफरीदी को वजीर आला मुंतखब कर लिया गया है और उनके मुखालिफिन को एक भी वोट नहीं मिला। आज उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस ऑपरेशन के खिलाफ मजम्मत की है और बाकायदा तौर पर जो लोग अपनी जान की बाजी हार गए उनके लिए दुआ मगफरत भी करवाई गई है। सुहेल खान अफरीदी ने अपनी पहली तकरीर के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों की गलत फहमियों को दूर कर दिया है और अगर किसी को यह खुशफहमी थी कि सुहेल अफरीदी भी उसी तरीके से काम करेंगे जैसे अली अमीन गंडापुर ने काम किया, तो उन्होंने उन लोगों की खुशफहमियों को भी दूर कर दिया है। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कुछ लोगों को खिराज तहसीन भी पेश किया और यह भी बताया कि बतौर वजीर आला वो किस तरीके से काम करेंगे, वो कैसे इमरान खान के वीएन के ऊपर चलेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ना मुझे किसी का डर है और ना खौफ है। मजीद उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जो बातें की हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो तफसीलात हैं ऑपरेशन की, जो कि मुरीदकिया के अंदर किया गया और ये ऑपरेशन तकरीबन फजर के वक्त किया गया। हाफिज साद साहब ने कल रात को एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि हमारे ऊपर कैसे जुल्म किया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है। उन्होंने यह भी बताया था कि भाई हमने कोई धरना नहीं देना, हमारी ये एक दिन की एक्टिविटी है, हमें करने दी जाए। और उन्होंने यह भी कहा था कि हुकूमत आए बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कई लोगों की जान जाने के बाद भी उन्होंने रात को कहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यहां तक कहा कि महीने डेढ़ तक ही हमें कोई डेट दे दें, यानी कि 1 महीने से 1.5 महीने तक हमें कोई एक दिन बता दें, हम जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, बजाय इसके कि हुकूमत बैठती मुज़ाकरात करती और इनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक टीम गई भी लॉन्ग मार्च के शुरा की जानब से, उसको भी बैठा लिया गया, उनके साथ में मुज़ाकरात नहीं किए गए और हुकूमत ने फैसला किया कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और फिर फजर के वक्त ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीर आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, आप यकीन करें कि मेरे दिल के अंदर इतना हौसला नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखा सकूं। वो इतनी डिस्टर्बिंग चीजें हैं, देखकर दुख और अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। इसी हुकूमत के अंदर सानहा मॉडल टाउन हुआ, इसी हुकूमत के अंदर सानहा 26 नवंबर हुआ और इसी हुकूमत के अंदर सानहा 13 अक्टूबर हुआ। ये तीनों सानहात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर हुए। मुस्लिम लीग नून का अगर कोई थोड़ा सा कैपिटल, सियासी कैपिटल बच गया था ना, तो आज वो कंप्लीटली जड़ से फारग हो गया है। मुस्लिम लीग नून कभी सोचे भी मत कि पाकिस्तान की आवाम उनको कभी वोट देगी जो जुल्म आपने लोगों के साथ कर दिया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बड़े जज्बात के अंदर बात कर रहा हूं। जो कुछ हुआ है आप ये किसी छोटे से बच्चे को दिखाएं और उससे फिर उसके तासरात पूछे, वो कभी भी इस जुल्म को सपोर्ट नहीं करेगा। और जुल्म किसी के ऊपर भी हो, अपने दुश्मन के ऊपर ही क्यों ना हो, कभी भी जुल्म को सपोर्ट नहीं किया जाता, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ जाता है। आज वो हाफिज साद साहब का क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 26 नवंबर को जो इस हुकूमत ने किया था इस्लामाबाद के अंदर, उसकी उन्होंने वाज़ेह तौर पर मजम्मत की थी कि हम किसी भी सूरत इस जुल्म का साथ नहीं देते। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनके साथ खड़ी है। उनकी जहां पर हुकूमत है जिस सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर इसकी मजम्मत भी की गई है और बाकायदा तौर पर जो लोग अपनी जान की बाजी हार गए उनके लिए दुआ मगफरत भी करवाई गई। अब जरा आगे आ जाए। जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया, लोगों को मुंतशिर किया गया, वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, वाज़ेह तौर पर उनमें सुना जा सकता है कि लोगों को डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है। और फिर जो कंटेनर था, मरकजी कंटेनर, उसको आग लगा दी गई और माशाल्लाह पुलिस वाले उसके सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे जैसे पता नहीं कौन सा मैदान जो है वो फतह कर लिया। आप अंदाजा लगाएं। अब आगे आ जाए। अल्लामा फरूकुल हसन, ये बड़े जिम्मेदार शख्स हैं इस पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सहाफती तंजीमें और मीडिया चैनल्स मुतवज्जे हो। उन्होंने कहा कि अब तक की इतलात के मुताबिक मुरीदके में बैठे हुए मार्च के ऊपर फोर्सेस की जानिब से रात गए से तुलुए आफ्ताब तक ऑपरेशन जारी है। 180 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 500 से ज्यादा तशवीशनाक हालत में है, सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं जिन पर बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, या अंदाजा लगा। और हाफिज साद साहब की जो आखिरी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने अपने हाथ के अंदर कफन पकड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये हमने बांध लिया। उन्होंने कहा कि मदीना शरीफ से आया, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस सिर्फ इस बात का रहेगा कि हम अपनों से शहीद हो रहे, हमारे अपने लोग हमें शहीद कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर दिखाई चीजें सारी मिनट्स दिखाई उन्होंने कि देखिए इनके ऊपर लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, और हमें अफसोस इस चीज का कि हमें हमारे अपने लोग हमें निशाना बना रहे।
یہ ساری کی ساری صورتحال. اب ایک سوال جو ہے وہ میں نے کل بھی اس چیز کو کلیریفائی کیا تھا اپنے ویلوگ کے اندر کہ یہ کہنا کہ جی وہاں پر تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یہاں پر اب کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے. برطانیہ کے اندر 32 لانگ مارچ کیے گئے ہیں. ابھی 1-2 دن پہلے وہاں پر لانگ مارچ کیا گیا. 2 لاکھ لوگوں نے اس لانگ مارچ کے اندر شرکت کی ہے. جیو نیوز والوں نے باقاعدہ طور پر کوریج کی ہے. وہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ لوگ اظہار یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ جو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے, ابھی تو اس کے بعد بہت کچھ ہونا ہے. تو یہ پوری مسلم دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, غیرت مند بنے اور غیرت کا مظاہرہ کریں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ ظلم ہوا اقصی مارچ کے شرکا کے اوپر یہ ریاستی جبر ہے. انہوں نے کہا کہ براہ راست فائرنگ اور بے گناہ افراد کی شہادت کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. نہتے شہریوں پر گولی چلانا کسی بھی مہذب جمہوری اور اسلامی ریاست کے شایان شان نہیں. یہ واقعات ہمارے قومی ضمیر اور آئینی اصولوں کے منہ پر تماچا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنے نجائز اقتدار کے تحفظ کے لیے عوامی جانوں کو ایسے سمجھ لیا کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں پاکستانیوں کے قتل عام اور مسلسل ریاستی جبر کے بعد یہ فارم 47 کے ذریعے مسلح ترگہ حکومت اخلاقی اور سیاسی طور پر اپنے حق کی حکمرانی سے محروم ہو چکی ہے. اب اس مظلوم قوم پر مزید تجربات کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اس حکومت کو فوری استعفیٰ ہو کر گھر جانا چاہیے. آخر میں انہوں نے کہا کسی بھی باشعور غیرت مند اور انسان دوست شخص کے لیے اس ظلم اور بربریت پر خاموش رہنا ممکن نہیں. افسوس ہے کہ اقتدار کے نشے میں مست اور اسرائیل نواز عناصر ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ظلم کا دوام ممکن نہیں اور طاقت کا زوال ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ یقین رکھیے ظلم کی یہ سیاہ رات زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. حق, عدل اور عوام کی آواز غالب آ کر رہے گی. انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے دشمن اپنی ہی سازشوں میں رسوا ہوں گے. اب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر کال دے دی گئی ہے اور لوگوں نے راستے بند کر کے احتجاج کرنا شروع کر دیا. میں صرف لاہور کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو صاحب دونوں جانب سے بند, دروگا والا اور سلامت پورا دونوں جانب سے بند, شنگھائی پل, چونگی مرسدو دونوں جانب سے بند, ایوان عدل بند, اسلام آباد موٹر وے بند, عبدالحکیم موٹر وے بند, سیالکوٹ موٹر وے بند, للیانی بند. اس کے علاوہ سمن آباد اسکیم موڑ وہ راستے بھی بند. یہ صرف لاہور کی صورتحال بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے کراچی کے اندر, پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, جو پنجاب کے دوسرے شہر ہے وہاں کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, یہ سندھ کے اندر, یہ ہر جگہ پر لوگ نکل رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب ذرا آ جائیں, خواجہ اسد صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا, وہ ذرا غور سے پڑھیے گا. اور پھر ایک نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز, انہوں نے پھر جواب بھی دیا. خواجہ اسد صاحب کہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانے, سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے. 2 سال غزہ میں ظلم اور خون کی ہولی کھیلی گئی, کسی کو احتجاج یاد نہ آیا. جب وہاں جنگ بندی ہوگی تو احتجاج شروع ہو گیا. وقت آ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کو یرغمال بنانا, مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہیے. ہمارا دین قرآن و سنت سب بھائی چارہ پیار محبت کا پیامبر ہے. نفرت اور تقسیم ختم کرے, دنیا اور آخرت سنوارے. وہ تو کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرے, ان کا تو پرامن ایک لانگ مارچ تھا. احتجاج اور چیز ہوتی ہے, وہ احتجاج تو کر ہی نہیں رہے تھے, ان کا ایک لانگ مارچ تھا. اب ان کو جواب دیا ہے سید ذیشان عزیز نے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مریدکے میں مذاکرات کا انتظار کرتے رہے. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں مگر مذاکرات کی جگہ گولیاں مارنا زیادہ بہتر سمجھا گیا. انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ ایسی مسائل قائم کرتے جا رہے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوں گے تو شاید تب کی حکومت آپ کو واش روم تک جانے کی اجازت نہ دے اور لوگ اس جو ظلم آپ کے اوپر ہوگا لوگ اس کو ظلم نہیں بلکہ مکافات عمل کہیں گے. باقی ہر عروج کو زوال. کل کو آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اگر ہوا تو لوگ تو کہیں گے یہ تو بڑی نارمل چیز ہے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, 3 سال ان کو بات پڑتی رہی, 3 سال ہو گئے. یہ ان کے ساتھ ہوا, حافظ سعد اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوا, کوئی بات نہیں. نون لیگ کے ساتھ ہو گیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا, تو پھر کون سی قیامت آ گئی ہے. اس چیز کے بارے میں سوچیں, خدا را اس چیز کے بارے میں سوچیں, پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں, تھوڑا سا ضرور سوچیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو عقل سلیم عنایت فرمائے. پتہ نہیں کہ آپ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں, کس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی. اب آگے آ جائیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ بہانہ بنایا گیا کنڈی صاحب کی جانب سے کہ وہ علی امین گنڈا پور کے دستخط ہی میچ نہیں کرتے, لہٰذا میں نے استعفیٰ قبول نہیں کرنا. تو جو علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے لیٹر نکالا, کسی نے سوشل میڈیا پہ اس کے اندر تقریباً کوئی 10-12 گرامر کی مسٹیک, انگلش گرامر کی مسٹیک نکال کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ یہ آپ کی مسٹیک ہے, پہلے ان کو تو ٹھیک کر لیں جو آپ نے یہ لیٹر جاری کیا ہے. بہرحال جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی, انہوں نے سیشن کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں چند لوگوں کی خواہش ہے کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے, لیکن آئین لوگوں کی خواہشات کے اوپر نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی آپ سے محبت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھی فورسز کے اندر ہیں لیکن اداروں کا کام پارلیمان چلانا نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے آج بڑی زبردست قسم کی تقریر کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علی امین گنڈا پور سے ناراض تھے, ان کے اوپر غصہ تھا, علی امین گنڈا پور نے بڑی حد تک وہ جو نفرت تھی اس کو محبت کے اندر بدل دیا, چیزوں کو انہوں نے ریکور کر لیا اور اپنے کام سے کیا. ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا.
उन्होंने कहा कि अगर किसी को शक है तो मैं फिर फख्र के साथ ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे यह मौका दिया कि जब मुझ पर वक्त आया जहां पर साबित होना था कि मेरे लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट है या अपने लीडर का हुक्म इंपॉर्टेंट है, वफादारी इंपॉर्टेंट है या फिर कुर्सी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मैंने एक सेकंड भी कुछ और नहीं सोचा और मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है, हमारा फैसला है। उन्होंने कहा कि हमारी अक्सरियत है, उन्होंने कहा कि हमारा लीडर है, उसकी मर्जी होगी, मजीद हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे दस्तखत के अंदर फर्क निकाला। उन्होंने कहा जी फर्क मेरे दस्तखत के अंदर नहीं है, गवर्नर की नीयत के अंदर फर्क है। जुनैद अकबर खान ने इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब ने असेंबली के फ्लोर पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, मजीद अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है। जो लोग समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी हो जाएगी वो नाकाम हो गए हैं। अली अमीन साहब ने आज भी कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पहले से ज्यादा जद्दोजहद करता रहूंगा। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि शायद अपोजिशन जो है वो पेशावर हाईकोर्ट के अंदर चली जाएगी, वहां से जाकर स्टेट लेगी। तो वहां पर मौजूद थे बैरिस्टर अली जफर। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद गवर्नर की मिजाज नहीं कि इस्तीफे को रोके। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वज़ीर आला का इलेक्शन करवाएंगे, अगर अपोजिशन स्टे लेने की कोशिश करेगी तो मैं पेशावर हाईकोर्ट के अंदर मौजूद हूं। उसके बाद फिर वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के अंदर सुहेल खान अफरीदी को 90 वोट मिले। 3 अरकान इनके जो है वो मुल्क से बाहर थे सरकारी दौरे के ऊपर और 2 था अक्सरियत से वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबल जो लोग थे उनको एक भी वोट नहीं मिला। ठीक है जी। और जिस वक्त यह कार्रवाई चल रही थी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है, सिर्फ उसके ऊपर 75,000 लोग इस असेंबली सेशन को लाइव देख रहे थे। पाकिस्तान का बाकी दूसरा सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, उन नंबर्स की मैं बात नहीं करता। तो ये जो तहरीक इंसाफ की पावर है ना सोशल मीडिया की, और सुहेल खान अफरीदी ने आज बाकायदा तौर पर असेंबली पे खराज तहसीन पेश किया और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया का मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। ये है वो पावर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के पास दूर दूर तक नहीं। अब आगे आ जाइए। सुहेल खान अफरीदी ने आज जो बातें की हैं वो आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही। सुहेल खान अफरीदी ने आज से कुछ अरसा कबल असेंबली के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अडयाला जेल जाएं और मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब के पांव पकड़ें, उनसे माफी मांगे, उसका दिल बहुत बड़ा, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन आज जब वो वजीर आला मुंतखब हुए तो आज उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किस तरीके से किया। उन्होंने जो शेर सबसे पहले पढ़ा वो क्या था? उन्होंने कहा कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया। उन्होंने कहा कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया कि मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। ये वो पहला शेर था। और जब ये शेर पढ़ा तो वहां पे केपी असेंबली के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ऊपर गैलरीज के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की नाराबाजी लगाई। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं 26 नवंबर के तमाम शोहदा के घर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि टीएलपी के खिलाफ जुल्म और फस्तायत की शदीद मजम्मत करता हूं। यह भी कहा कि रियासत अवाम है और अवाम रियासत है। यह कहा कि इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए आज से ही इकदाम उठाना शुरू करूंगा। यह भी कहा कि परसों एक बंदा इस्लामाबाद से पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, उसको कहता हूं कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है। उन्होंने शेर पढ़ा कि बेसिकली डीजीएसपी उनके लिए कह रहे हैं कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, उसको कहो कि हमें सब दिखाई देता है। मजीद कहा कि मैं आज ये ऐलान करता हूं कि अगर इमरान खान को उनकी फैमिली से पूछे बगैर, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे बगैर जेल से शिफ्ट किया गया किसी दूसरी जगह पर तो हम पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे बहादुर सहाफी शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिसने शहादत तो कबूल की लेकिन असूलों से पीछे नहीं हटा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम से इल्तिजा करता हूं कि मुझसे गलत, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम से इल्तिजा करता हूं कि मुझसे गलती हो सकती है, आप मेरे ऊपर तनकीद करें, मैं इस्लाह करूंगा लेकिन धोखा नहीं दूंगा। ये उन्होंने कहा मैं धोखा नहीं दूंगा, आप मेरा साथ ना छोड़ना, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस एक लाइन के बाद हर जगह पर यह पैगाम चला गया कि सुहेल अफरीदी क्या करने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयती पार्टी क्या करने के लिए जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना कुर्सी का लालच है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे लीडर ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्सी से उतर जाओ, उन्होंने कहा कि यह पड़ी है कुर्सी, इसको मैं लात मारूंगा, उधर पड़ी होगी, मेरे लिए इस कुर्सी की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने कहा कि ना मेरे नाम के साथ भुट्टो है, ना जरदारी है, ना मेरा भाई सियासत के अंदर है, ना चाचा सियासत में है। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं और अपने दम पर वजीर आला बना हूं, पर्ची से वजीर आला नहीं बना। इन्होंने बात की। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे नाम के साथ शरीफ भी नहीं। मजीद उन्होंने कहा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने के अंदर लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, कि वो लोग जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो समंदर खंगाल रहे हैं और हमारी कमियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पगड़ियां उछालने के अंदर वो लोग लगे हुए हैं। जो सुहेल अफरीदी ने तकरीर किया उसके बाद जो पहली बड़ी तब्दीली हुई है वो आपके सामने रखता हूं। जो वजीर आला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनका तबादला कर दिया गया जी।
नजमुल हसन को तब्दील कर दिया गया है। एक सीनियर साफिया पाकिस्तान में अनीक नाजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान, उसने इस सिस्टम को गर्दन से पकड़ा हुआ है और सिस्टम थर थर कांप रहा है। उसने कहा कि उसने एक स्ट्रोक खेला है और हर तरफ पैनिक है, हक्के बक्के हुए हैं। सोहेल अफरीदी के बारे में बात करें। मजीद आगे जो भी इतलात आएंगी, जो भी खबरें होंगी, इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे इस व्लॉग के आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जब नमाज पढ़ें, जो भी अभी वक्त है, उसके बाद जो भी नमाज आएगी मगरब की, इशा की, कल जब आप नमाज पढ़ें, उस नमाज के अंदर अल्लाह से एक दुआ जरूर करें कि या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमा। इस मुल्क के हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमा। इस मुल्क के हुक्मरानों को इस मुल्क के हक में फैसले करने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के करोड़ों लोगों के हक में फैसले करने की तौफीक अता फरमा। वरना जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, देखें अवाम, हमने देखा है ना, अभी माजी करीब में हमने देखा है, श्रीलंका के अंदर देख लिया, बांग्लादेश के अंदर देख लिया, नेपाल के अंदर देख लिया, इंडोनेशिया के अंदर देख लिया, फ्रांस के अंदर देख लिया, यूरोप के एहतजाजी मुजाहरे देख लिए, बरतानिया के देख लिए। अवाम का ना एक पैमाना होता है, जिस दिन वो टूट गया हर चीज समंदर की तरह बह जाएगी। तो खुदारा उस चीज से बचे, वरना फिर बचेगा कोई भी नहीं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।